नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका संदीपनी क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज हम चर्चा करने वाले हैं कक्षा 9 के एक महत्वपूर्ण अध्याय पर, जो कक्षा 9 के विषय से संबंधित है। और अध्याय 8 के बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसका नाम बल एवं गति के नियम है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें और अपने साथियों के साथ इसे शेयर करें, ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। और ये इतने महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है कि उनके अभी आगामी दिनों में जो अर्धवार्षिक की परीक्षाएं होने जा रही है नवंबर माह में, तो वहां पर इसमें से प्रश्न आने की पूरी संभावना है। तो वीडियो को ध्यान से देखें और अपने रजिस्टर में या अपने मॉड्यूल में इनको लिखते रहें। संदीपनी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देख लेते हैं। वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन के विरोध को क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा जड़त्व। क्या आंसर होगा? जड़त्व होगा। बल का एसआई मात्रक क्या है? तो बल का एसआई मात्रक है न्यूटन। तो इसका राइट आंसर होगा पहला न्यूटन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, असमान द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक ही संवेग से गतिशील हैं, किसका वेग अधिक होगा? देखिए, असमान द्रव्यमान की दो वस्तुएं हैं। ऐसे मान लेते हैं कोई वस्तु भारी है और कोई वस्तु हल्की है, तो इनमें से वो पूछ रहे हैं, वेग के बारे में बात हो रही है, वेग अधिक किसका होगा और कम किसका होगा। ठीक है, तो जो हल्की वस्तु है उसका वेग अधिक होगा, सीधा सीधा है। जितना वजन कम होगा तो उसका वेग उतना ही अधिक होगा। ठीक है, क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल कार्य करते हैं। तो क्रिया और प्रतिक्रिया जो बल कार्य करते हैं वो अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं, लेकिन उनकी दिशा कैसी हो? विपरीत हो। उनकी दिशा कैसी हो? विपरीत हो। तो अलग अलग वस्तुओं पर विपरीत दिशा में इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, मैं आपके जो प्रश्न के जो उत्तर है ना, उनको इस तरीके से हाईलाइट कर देता हूं, तो आपको लिखने में सुविधा रहेगी। आपको देखना नहीं पड़ेगा इधर उधर, अपने आप ही दिख जाएंगे ये सारे। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। एम द्रव्यमान की वस्तु है जिसका वेग क्या है? वी है। देखो, वस्तु का द्रव्यमान है एम और वेग है उसका वी, तो इसका संवेग पूछा गया है। संवेग क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग। तो एम वी, एम किसके लिए आता है? द्रव्यमान के लिए आता है। और वेग को किससे दर्शाते हैं? वी से दर्शाते हैं। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के जड़त्व की माप क्या है? तो जड़त्व की जो माप होती है उसे कहते हैं द्रव्यमान। तो इसका आंसर होगा द्रव्यमान। चलो अगले प्रश्न को देखते हैं। ये अति लघुत्तरीय प्रश्न है। तो इसमें से जो पहला प्रश्न है ये आपके दैनिक जीवन से भी संबंधित है और आपके साथ कभी न कभी ऐसा होता है, तो आपने इसका अनुभव किया है। जैसे ये पहला प्रश्न है और प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जब कोई गतिशील वस्तु अचानक से रुक जाती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? इसके बारे में पूछा गया है। ऐसा अमूमन अपने साथ होता ही है जब अपन यात्रा करते हैं तब। तो देखिए, गतिशील जो बस है, तो बस तो गतिशील है, बस चल रही है, तो उस बस में जितना भी वस्तु रखा है या उसमें व्यक्ति बैठे हैं वो सब बस के वेग से ही गतिशील रहते हैं। और जब बस ब्रेक लगाती है तो बस के साथ साथ बस की जो सीट है ना जिस पर अपन बैठे हैं वो भी रुकना चाहती है, वो भी विराम अवस्था में आ जाती है। लेकिन हमारा जो शरीर है वो जड़त्व के कारण गति की अवस्था में ही बना रहता है, इसलिए हमारा शरीर आगे की ओर झुक जाता है। ठीक है, ऐसे ही जब यदि ये बस अचानक से, मानो बस में आप बैठे हो और बस खड़ी है और बस अचानक से चलना शुरू कर दे, तो क्या होता है? आप आगे की तरफ जाते हो या पीछे की तरफ जाते हो? आपका शरीर पीछे की तरफ चला जाता है। क्यों? क्योंकि आप विराम अवस्था में बैठे थे और बस ने अचानक से स्पीड पकड़ी तो आप पीछे की ओर झुक गए थे। ऐसा जड़त्व के कारण होता है। अब पूछा जा रहा है आपसे अगला प्रश्न है, गति का पहला नियम पूछा जा रहा है। गति के प्रथम नियम को लिखिए। तो गति का पहला नियम क्या है? देखो, गति का पहला नियम ये कहता है कि कोई वस्तु जो स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर रहेगी, और यदि वो गतिशील अवस्था में है तो उसी चाल से उसी दिशा में वो गतिशील बनी रहेगी। कब तक? जब तक उस पर हम बल नहीं लगाएं। कोई बाह्य बल जब तक कार्य नहीं करेगा, जब तक वो वस्तु या तो स्थिर रहेगी या फिर वो चलती ही रहेगी। ये होता है गति का पहला नियम। ठीक है, अगला प्रश्न है, संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। देखिए, प्रश्न में ही पता लग रहा है कि संरक्षण माने वो नियत रहेगा, वो बदलेगा नहीं, संरक्षित रहेगा। तो संवेग संरक्षण के नियम की चर्चा अपन कर लेते हैं। किन्हीं दो वस्तुओं के निकाय का कुल संवेग संरक्षित रहता है। किन्हीं दो वस्तुओं के निकाय का कुल संवेग कैसा रहता है?
संरक्षित रहता है जब तक कि उन पर कोई असंतुलित बल कार्य न करे। वस्तुओं की आपसी टक्कर में इनका संवेग चाहे बदल जाए तो दोनों के संवेगों का योग रहता है ना, वो हमेशा कैसा रहेगा, नियत रहेगा। ठीक है, देखिए इसमें कुछ ऐसे टर्म्स हैं, तो जैसे असंतुलित बल, संतुलित बल, संवेग क्या होता है, वेग क्या होता है, बल क्या होता है। जैसे ये प्रश्न कंप्लीट होंगे उसके बाद हम आपको इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी चर्चा कर लेंगे। तो आगे अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए आप वीडियो में यहाँ तक बने हुए हैं, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और संदीपनी क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म को आप सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और ऑल पर क्लिक करें। ठीक है, अपना जो अगला प्रश्न है वो है एक ये न्यूमेरिकल है, तो इसको देखेंगे अपन। इसमें जो बल की आवश्यकता है वो पूछी जा रही है कि बल की किसको जरूरत ज्यादा रहेगी। इसमें देखिए दो वस्तुएं दे रखी हैं आपको, एक वस्तु का जो द्रव्यमान है वो 2 केजी है और दूसरी का 4 केजी द्रव्यमान है। ठीक है, तो इनमें जो ये त्वरित है ना, इनका त्वरण की चर्चा है यहाँ पर, तो ये इसका तो है 5 और इसका है 2। तो अब इसमें देखिए फॉर्मूला लगेगा न्यूटन के दूसरे नियम का। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, न्यूटन का दूसरा नियम। और न्यूटन के दूसरे नियम का फॉर्मूला है होता है F बराबर ma, F बराबर ma। तो यहाँ पर F क्या है, फोर्स है, बल है, m क्या है, इसका मास है मतलब द्रव्यमान है, और a इसका क्या है, त्वरण है। त्वरण को अपन किससे दर्शाते हैं, a से दर्शाते हैं। तो अपन इसमें क्या करेंगे, दोनों वस्तुओं के लिए अलग अलग निकाल लेते हैं, पहली वस्तु के लिए और दूसरी वस्तु के लिए। तो पहली वस्तु का जब निकालेंगे, m द्रव्यमान किसका है, कितना है इसका 2, और त्वरण कितना है इसका 5। तो फॉर्मूला में अपन इसको रख देंगे, F बराबर आ जाएगा, देखो m की जगह पे रख देंगे 2 और a की जगह पे रखेंगे 5, और जब ये गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा, 10 न्यूटन। कितना आएगा, 10 न्यूटन आएगा। इसी प्रकार से दूसरी वस्तु के लिए भी देख लेते हैं। देखो दूसरी वस्तु के लिए जब देखेंगे तो वही फॉर्मूला तो सेम रहेगा, F बराबर ma। तो यहाँ दूसरी वस्तु का m कितना दे रखा है, द्रव्यमान कितना दे रखा है 4, और त्वरण दे रखा है इसका 2। तो फॉर्मूला होता है F बराबर ma। तो m की जगह पे लिख देंगे 4 और a की जगह पे लिखेंगे 2, इन दोनों के बीच में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, a tan आएगा। तो F बराबर a tan होगा दूसरी वस्तु के लिए। तो इससे क्या सिद्ध होता है, पहली वस्तु के लिए अधिक बल की आवश्यकता होगी क्योंकि उसका न्यूटन है 10 और दूसरी वस्तु का न्यूटन है 8। तो बल की आवश्यकता किसको अधिक रहेगी, पहली वाली वस्तु को रहेगी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये कई बार एग्जाम में आ भी गया है, तो इसको ध्यान से देखें। जब हम किसी भारी वस्तु पर बल लगाते हैं तथा वस्तु विराम अवस्था में ही रहती है, तब हमारे द्वारा लगाए गए बल को कौन संतुलित करता है। देखो यहाँ उस बल की बात की जा रही है जो इसके संतुलन को बनाए हुए है। मतलब हम किसी भारी वस्तु को धक्का दे रहे हैं, उस पर हम फोर्स लगा रहे हैं, उस पर हम बल लगा रहे हैं, लेकिन वस्तु कहीं नहीं जा रही, न तो आगे जाती है न पीछे जाती है। इसका मतलब उस सरफेस जिस पर वो वस्तु रखी है और वस्तु, इन दोनों के बीच में कोई बल कार्य करता है जो उसके संतुलन को बनाए हुए है। उस बल को कहते हैं घर्षण बल। क्या कहते हैं उसे, घर्षण बल कहते हैं। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। जब हम किसी भारी वस्तु को धकेलते हैं या खींचते हैं, अर्थात उस पर हम बल लगाते हैं तथा वस्तु विराम अवस्था में ही रहती है, इस स्थिति में हमारे द्वारा लगाए गए बल को क्या कहते हैं, मतलब लगाए गए बल को कौन संतुलित करता है। तो इसका आंसर आएगा, कौन संतुलित करता है, घर्षण बल। ठीक है, घर्षण बल संतुलित करता है। देखिए घर्षण बल जो है वो इधर की तरफ लग रहा है और बाह्य बल हम इधर की तरफ लगा रहे हैं, लेकिन वस्तु कहीं नहीं जा रही है। इसका मतलब यहाँ पर जो घर्षण बल लगा हुआ है वो बहुत अधिक है, इसकी वजह से ये वस्तु कहीं मूवमेंट नहीं कर रही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और न्यूटन की गति से संबंधित ये प्रश्न है। देखिए प्रश्न में पूछा जा रहा है न्यूटन की गति संबंधी दूसरा नियम, है ना, ये लिखना है आपको, दूसरा नियम लिखना है। देखो अभी इससे पहले वाले प्रश्न में इस पर चर्चा हुई थी। दूसरा नियम होता है F बराबर ma, है ना, यही होता है ना, F बराबर ma। देख लेते हैं एक बार न्यूटन की गति का जो दूसरा नियम है उसके हिसाब से क्या होगा। देखो न्यूटन की गति का दूसरा नियम, तो ये क्या है, F बराबर ma, देखो ये लिखा है ना। तो चलिए
अब उस प्रश्न पर चलते हैं और वही देखेंगे। इधर देखो, इसको हल कर लेते हैं। गति का दूसरा नियम है, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर वस्तु पर आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होती है और वस्तु की दिशा में होती है। ठीक है, बल कौन सा होगा? असंतुलित बल। तो असंतुलित बल के कैसी होगी? ये समानुपाती होगी। और वस्तु की दिशा कैसी होगी? वस्तु की दिशा में होगा ये। तो जैसे अपन ने मान लिया कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, ये u प्रारंभिक वेग से गतिशील है। इसका प्रारंभिक वेग अपन किससे दर्शा रहे हैं? u से। इस पर असंतुलित बल F समय t तक लगाया जाता है। देखो, असंतुलित बल के लिए तो लिखते हैं अपन F, बल को किससे दर्शाते हैं? F से। और समय को किससे दर्शाते हैं? t से। द्रव्यमान को किससे दर्शाते हैं? m से। u किसको दर्शा रहा है? प्रारंभिक वेग को। तो v किसको दर्शाएगा? अंतिम वेग को, है ना। तो इसका वेग, कारण इसका वेग v हो जाता है। तो देखिए, प्रारंभिक वेग की बात हो रही है, तो प्रारंभिक वेग होगा p1 बराबर mu और अंतिम वेग होगा p2 बराबर mv। ठीक है, तो संवेग में जो परिवर्तन है वो होता है p2 माइनस p1। तो p2 में से p1 घटा देंगे, मतलब mv में से mu को घटा देंगे, mv माइनस mu। देखो, इधर भी m है, इधर भी m है, इसको तो कॉमन ले लेते हैं तो बाहर आ जाएगा और u माइनस हो जाएगा, सॉरी v माइनस हो जाएगा u। तो संवेग में परिवर्तन की दर, क्योंकि अब दर निकालनी है तो समय के सापेक्ष निकलेगी t, तो m v माइनस u अपॉन t हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए v माइनस u अपॉन t ये बराबर होता है किसके? a के। इसके बराबर होता है a के बराबर होता है। तो हम यहां लिख सकते हैं m इंटू a, ये लिख सकते हैं। चलो आगे देखते हैं। और द्वितीय नियम से संवेग में परिवर्तन की दर, द्वितीय नियम के अनुसार संवेग में परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होती है? बल के समानुपाती होती है। तो बल को अपन दर्शाते हैं F से, तो F समानुपाती होगा ma, F समानुपाती ma। ठीक है, F समानुपाती क्या होता है? ma, ये याद रखना है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? F बराबर ma भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? F बराबर ma। यही है न्यूटन का दूसरा नियम। ठीक है, ये प्रश्न देखो, ये आपके दैनिक जीवन में बहुत काम आता है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे क्रिकेट खेलने के शौकीन भी होते हैं और क्रिकेट खेलते भी हैं, और उन्होंने इस तरीके का अनुभव बहुत किया है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि कोई क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को पीछे की ओर क्यों खींच लेता है? पीछे, जैसे ऊपर से बॉल आ रही है तो बॉल को हाथ में पकड़ते हैं और बॉल जैसे जैसे हाथों के संपर्क में आती जाती है हम हाथों को पीछे की तरफ ले जाते हैं। ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि हमें चोट कम लगे। ठीक है ना, तो इसे देखते हैं, इसका उत्तर क्या है? क्रिकेट खिलाड़ी कैच लपकते समय हाथ पीछे की ओर खींच लेता है। ऐसा करने से खिलाड़ी गेंद के वेग को शून्य करने में समय अधिक लगा लेता है। ठीक है, जो गेंद का वेग है उसे हमें शून्य करना है, एकदम से शून्य नहीं करना, धीरे धीरे शून्य की तरफ लेके आना है, तो हम हाथों को पीछे की तरफ लाते हैं। इस प्रकार गेंद के संवेग में परिवर्तन की दर क्या हो जाती है? कम हो जाती है, अर्थात गेंद को रोकने में कम बल लगाना पड़ता है। अतः तेज गति से आ रही गेंद का प्रभाव हाथों पर कम पड़ता है। अगर गेंद अचानक से रुक जाए तो बहुत कम समय में गेंद का जो वेग है वो शून्य हो जाएगा, अर्थात गेंद के संवेग में परिवर्तन की दर अधिक हो जाएगी। इसलिए कैच लपकने में अधिक बल लगाना पड़ेगा, और जब हम बल अधिक लगाएंगे तो हमारे हाथों में चोट भी लग सकती है। ठीक है, तो ये तो आपने अनुभव, खूब सारा अनुभव किया है, क्रिकेट खेलते हो, खूब सारा अनुभव किया है, तो इसको याद रखना है ना। इसका मतलब हमें क्या करना है? उस गेंद के वेग को शून्य तक लाने में समय बढ़ाना है, सीधी सीधी बात है। जितना ज्यादा समय लगेगा उतनी ही हमें चोट लगने की संभावना कम होती चली जाती है। अगला प्रश्न है, देखिए, एक 2 किलोग्राम की कोई वस्तु है और इसके वेग को 3 मीटर पर सेकंड से 7 मीटर पर सेकंड ये हो रहा है इसका वेग, और इस पर जो बल की मात्रा कितनी होगी वो हमें ज्ञात करनी है। देखो, ये अपन ने अभी देखा था कि v माइनस यू अपॉन टी बराबर होता है a,
है ना, यही होता है। और जो इसमें सूत्र लगेगा वो है F बराबर ma। ये कौन सा सूत्र है? ये न्यूटन की गति का कौन सा सूत्र है? ये कोई किसका है? दूसरे नियम का। तो हम एक ही जगह पर अगर ये वैल्यू रख दें, ये वाली वैल्यू रख दें, एक ही जगह पर ये वाली वैल्यू रख दें, तो F बराबर हो जाएगा एम वी माइनस यू अपॉन टी। ये तो यहां लिखा है, देखो m यहां से ले लिया, बाकी का a का मान ये होता है तो ये लिख दिया है। अब हमें दिया क्या गया है? द्रव्यमान दे रखा है। क्या दे रखा है? द्रव्यमान दे रखा है। प्रारंभिक वेग दे रखा है 3 मीटर पर सेकंड और अंतिम वेग दे रखा है 7 मीटर पर सेकंड। और t कितना दे रखा है? 2 सेकंड। तो फॉर्मूला लगा लो, F बराबर 2 इंटू 7, 2 इंटू 7 माइनस 3 अपॉन 2। देखो यहां पर ये मिसप्रिंट है, ये इसे सही कर लेना। यहां 5 की जगह पर आएगा 2 केजी। कितना आएगा? 2 केजी आएगा, है ना। तो इसका आंसर कितना निकलेगा? 7 में से भाई 3 या तो कम कर लो, 4 बचेगा। 2 से 2 को काट लो, तब भी ये 4 न्यूटन ही उत्तर आएगा इसका, है ना। ये इसका राइट आंसर है 4 न्यूटन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखो इस वाले चैप्टर में ना न्यूमेरिकल्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं। तो न्यूमेरिकल एक तो कोई याद, भैया आपको न्यूमेरिकल तो याद करने पड़ेंगे और इनको समझ लो ये कैसे होते हैं। इनमें एक्चुअली अगर आपने फॉर्मूला लगा दिया और ये पहचान लिया कि इसमें दिया क्या गया है और हमें निकालना क्या है, तो आपका ये आंसर सही हो जाएगा। देखिए यहां पर 2 किलोग्राम के पिस्टल से 20 ग्राम की कोई गोली मतलब कारतूस है। ये 150 मीटर प्रति सेकंड के वेग से छोड़ा जाता है। तो पिस्टल के पीछे हटने का वेग क्या होगा ये ज्ञात करना है। देखो वैसे भी अपन बंदूक चलाते तो बंदूक से कारतूस आगे जाता है, बंदूक पीछे आ रही है। किस वेग से पीछे आ रही है ये याद करना है हमें, है ना। तो देखिए गोली और पिस्टल का प्रारंभिक वेग 0 है। भाई जब गोली बंदूक के अंदर है और बंदूक रखी हुई है, ऐसे समझ लो आप। तो उनका प्रारंभिक वेग क्या होगा? 0 होगा। अतः प्रारंभिक संवेग भी कैसा होगा? इनका 0 होगा। भाई वेग 0 है तो संवेग भी 0 होगा। अब गोली दागने के बाद गोली का वेग हो जाता है 150 मीटर प्रति सेकंड। जैसे ही कारतूस चला तो भैया वेग कितना हो गया है? 150 मीटर प्रति सेकंड हो गया है। गोली का जो द्रव्यमान है वो कितना दिया गया है? 20 ग्राम। अब 20 ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे तो आएगा 0.02 किलोग्राम। अब देखें गोली का संवेग। तो संवेग देखो, वेग हो गया 150, ये दे रखा है, इंटू द्रव्यमान 20 ग्राम, किलोग्राम में अपने बदल लिया था तो 0.02 किलोग्राम। तो अब इसको हल करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। ठीक है, ये 3 आ गया, इसको याद रखना। माना पिस्टल का वेग v है, पिस्टल का वेग क्या है? v है। और पिस्टल का द्रव्यमान कितना है? तो ये 2 केजी है, ये तो प्रश्न में दे रखा है। ठीक है, तो पिस्टल का संवेग कितना होगा? संवेग कितना होगा? 2 इंटू वेग, है ना। तो गोली छूटने के बाद जो संवेग आएगा वो कितना होगा? 3 + 2 और v का मतलब वेग, 3 यहां से है और ये आ गया। तो संवेग संरक्षण के नियम से गोली छूटने के बाद का संवेग बराबर गोली छूटने के पहले का संवेग। तो ये तो हो गया 3 + 2v बराबर 0। क्यों? क्योंकि गोली छूटने के पहले जो संवेग था ना वो तो 0 था। संवेग यहाँ कितना था पहले? 0। तो हमने यहाँ 0 लिख दिया है। 3 + 2 वेग बराबर 0। तो 2v बराबर अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा -3 और v बराबर निकालेंगे तो ये आएगा -1.5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से आएगा ये। तो यहां पर जो माइनस का जो चिन्ह है ना, ये क्या कह रहा है? ये कहता है पिस्टल का वेग गोली की विपरीत दिशा में रहेगा।
पिस्टल का वेग कहाँ रहेगा, गोली आगे की तरफ जाएगी, पिस्टल पीछे की तरफ जाएगी। तो ये कैसा रहेगा, हमेशा विपरीत दिशा में होगा। कैसा होगा, विपरीत दिशा में होगा। चलिए आगे। एक कार 30 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है और ब्रेक लगाने पर यह रुकने में 4 सेकंड का समय लेती है। कार पर ब्रेक लगाए जाने पर बल की गणना करो। कार पर ब्रेक लगाएंगे तो बल की गणना करिए, ठीक है। यात्रियों सहित कार का द्रव्यमान 1000 केजी है। यात्रियों सहित जो कार का द्रव्यमान है वो कितना है, 1000 केजी द्रव्यमान, m बराबर 1000, ठीक है। और चाल 30, द्रव्यमान 1000 और समय कितना ले रही है, 4 सेकंड ले रही है ना। तो वही फॉर्मूला लगा लो फिर, F बराबर एम ए, क्योंकि A बराबर होता है V माइनस यू अपॉन टी। तो F बराबर क्या हो जाएगा, एम वी माइनस यू अपॉन टी। अब देखो दे क्या रखा है हमें, m बराबर दे रखा है 1000 केजी, तो देखो ये 1000 केजी। अंतिम वेग, भाई वो तो ब्रेक लगी गई तो शून्य हो जाएगा क्योंकि गाड़ी तो रुक गई है। लेकिन प्रारंभिक वेग u ये कितना है, ये तो दिया है ना, तो ये दिया है 30 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और समय जो t है वो कितना दे रखा है, समय कितना दे रखा है, t बराबर, तो ये दे रखा है 4 सेकंड। अब फॉर्मूले में रख दो ये वैल्यू। देखिए F बराबर निकालना है हमें, तो F बराबर निकालना है, तो देखिए 1000 केजी यहां दे रखा है, तो यहां रख दिया 1000 केजी, ये लो। अब इसका जो अंतिम वेग है वो हो गया 0 और इसमें से माइनस कर दिया प्रारंभिक वेग, मतलब प्रारंभिक वेग है ना, तो अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को हटा दिया। और समय कितना है, तो यह 4। अब इसको हल कर लो तो F बराबर वैल्यू आएगी -7500 न्यूटन। यहाँ ऋणात्मक चिन्ह यहाँ भी आया है, तो ये कह रहा है कि बल कार की गति के विपरीत दिशा में लग रहा है। कार आगे बढ़ रही है, बल पीछे की तरफ लगेगा तो विपरीत दिशा में होगा, है ना। इस तरीके से इस प्रश्न का ये उत्तर आएगा। अगला प्रश्न देखें। निम्न चित्र की सहायता से गणना कीजिए। निम्न चित्र की सहायता से गणना कीजिए। क्रिया बल लगने वाली वस्तु, पहला ऑप्शन, क्रिया बल की दिशा, प्रतिक्रिया लगने वाली वस्तु, प्रतिक्रिया बल की दिशा। देखो उत्तर दे रखे हैं, मेज बी पर क्रिया बल कार्य कर रहा है। मेज बी पर कौन सा बल कार्य कर रहा है, क्रिया बल कार्य कर रहा है, ठीक है, क्रिया बल कार्य कर रहा है। क्रिया बल की दिशा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर है, तो देखो ये ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है। प्रतिक्रिया बल पिंड ए पर लग रहा है, तो इस पर लगेगा प्रतिक्रिया बल, और प्रतिक्रिया बल की दिशा कैसी होगी, ऊपर की ओर, तो ये इसके विपरीत लगेगी। तो ये नीचे क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया है ना, ये आएगा। इस तरीके से ये आपके मॉड्यूल में दिए गए सभी प्रश्न हैं और इनके उत्तर हैं। मैं इसको एक बार फिर से स्क्रॉल अप कर रहा हूं, आप यहां से इसके प्रश्नों के उत्तर नोट डाउन कर लें, क्योंकि अर्धवार्षिक परीक्षा में इन प्रश्नों के आने की बहुत संभावना है, तो आप इनको एक बार से कर लें। ये मॉड्यूल के दिए गए सारे प्रश्न हैं, तो आप इनको याद करें और अपना स्कोर सुनिश्चित करें। बहुत बेहतरीन स्कोर करने के लिए आप इन प्रश्नों को बहुत बढ़िया तरीके से इनकी प्रिपरेशन कर लें और याद कर लें। मैंने देखिए सारे प्रश्नों को एक बार फिर से स्क्रॉल कर दिया है, तो आप वीडियो को पॉज करके आप अपने प्रश्नों के उत्तर लिख लें, ठीक है। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। संवेग संरक्षण का नियम, यदि किसी निकाय 2 या अधिक वस्तुओं पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं है तो इस निकाय का कुल संवेग संरक्षित रहता है। कैसे? मान लीजिए 2 वस्तुओं का एक निकाय है तथा इस निकाय पर कोई भी बाह्य बल नहीं लग रहा है, तो दोनों वस्तुएं आपस में एक दूसरे पर बल लगाने के लिए स्वतंत्र रहेंगी। ऐसी स्थिति में दोनों वस्तुओं का कुल संवेग नियत रहेगा।
यदि किसी वस्तु का संवेग बढ़ाया तो दूसरी वस्तु का संवेग कम हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये संवेग संरक्षण का नियम है, तो इसको आप अपनी कॉपी में लिख लें। अगला देखते हैं, कुछ और बिंदु देखते हैं। जो न्यूटन की गति के नियम हैं, न्यूटन की गति के कितने नियम हैं? 3 नियम हैं, तो इन पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। न्यूटन की गति के नियमों पर भी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, चलो थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लूं ताकि थोड़ा सा अच्छा सा लगे, है ना। चलो न्यूटन की गति के नियम देख लेते हैं। तो न्यूटन की गति का ये पहला नियम है, प्रत्येक वस्तु, थोड़ा सा हाइलाइटर ले लेते हैं, प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या एक समान गति की अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगे। ये है न्यूटन की गति का पहला नियम। देखो, कोई वस्तु अगर स्थिर है तो स्थिर अवस्था में रहती है, और गति कर रही है तो वो गतिशील अवस्था में रहती है। कब तक? जब हम उस पर बाहरी बल नहीं लगा देते हैं। जैसे हम झूला झूलते हैं, तो झूला झूल रहे हैं, तो झूला झूलते 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 एक समय पर वो धीरे से बंद हो जाता है, तो उसका मतलब उस पर बाह्य बल लगा रही है ना वायु, इसीलिए ऐसा हुआ था। ठीक है, तो ये जो चलती हुई गाड़ी वाला है ना, ये अभी आपको प्रश्न में भी बताया था कि चलती हुई गाड़ी की सीट पर बैठे लोग गति की अवस्था में होते हैं और ब्रेक लगाए जाने पर गाड़ी के साथ सीट भी विराम अवस्था में आ जाती है, लेकिन हमारा शरीर जड़त्व के कारण गति अवस्था में ही बने रहने की प्रवृत्ति रखता है, इसीलिए हम आगे की ओर झुक जाते हैं या गिर जाते हैं, है ना। इसी तरीके से कुछ और भी उदाहरण है दैनिक जीवन में जो काम आते हैं, वो कुछ और भी उदाहरण है, उनको भी देखो। इसी प्रकार एक स्थिर बस की फर्श के साथ हमारा पूरा शरीर भी विराम अवस्था में रहता है, और बस अगर अचानक गति में आ जाए तो हमारे जो पैर हैं जो बस के फर्श के संपर्क में रहते हैं वो गति में आ जाते हैं, लेकिन शरीर का ऊपरी हिस्सा जड़त्व के कारण स्थिर रहता है, इसीलिए हम पीछे की ओर अचानक गिर जाते हैं। ठीक है, तो ये इसका पहला नियम है, न्यूटन की गति का पहला नियम है। देखो, किसी वस्तु के वेग तथा द्रव्यमान के गुणनफल को संवेग कहते हैं। वेग को किससे दर्शाते हैं अपन? वेग को किससे दर्शाते हैं? v से, और द्रव्यमान को किससे दर्शाते हैं? m से। तो अगर इन दोनों के बीच में हम गुणा कर दें, इनका गुणनफल क्या आ जाता है? इनके गुणनफल क्या आ जाएगा? संवेग आ जाएगा। और संवेग को किससे दर्शाते हैं? p से। संवेग को किससे दर्शाते हैं? p से। तो p बराबर क्या होता है? mv होता है। देखो, यहाँ पर गुणा का निशान नहीं है, लेकिन इनके बीच में गुणा होता है, ये इनका गुणनफल को ही दर्शाता है। तो जैसे मैंने इधर लिखा है, p बराबर क्या होता है? vm, मतलब वेग इंटू द्रव्यमान। तो यहाँ p क्या है? संवेग, m क्या है? द्रव्यमान, और v क्या है? वेग है। संवेग में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। संवेग में परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है, और इसका एसआई मात्रक क्या है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड इसका क्या है? एसआई मात्रक है, याद कर लेना, बहुत महत्वपूर्ण है। अब अपन गति का देखते हैं दूसरा नियम। ये नियम क्या कहता है? न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से हम किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापने की विधि मिलती है न्यूटन की गति दूसरे नियम के अनुसार। देखिए क्या है, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल के समानुपाती होती है। मतलब F बराबर ma, ये न्यूटन की गति का कौन सा नियम है? दूसरा नियम है। और न्यूटन की गति का जो तीसरा नियम है वो क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम है। तो ये जैसे इसके अनुसार क्या होगा, जब किसी वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो वो पहली वस्तु भी दूसरी वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। जैसे अपन अपने एक हाथ से दूसरे हाथ को दबा रहे हैं तो दूसरा हाथ पहले वाले हाथ पर विपरीत दिशा में बल लगाए, ऐसा। ठीक है, इसका तात्पर्य यह है कि बल सदैव कैसे होते हैं? जोड़े में होते हैं। एक बल को क्रिया तथा दूसरे बल को प्रतिक्रिया कहते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि क्रिया और प्रतिक्रिया बल अलग अलग वस्तुओं पर लगते हैं, लेकिन एक ही समय पर विपरीत दिशा में लगते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया जो बल हैं वो अलग अलग वस्तुओं पर लगेंगे और समय एक ही होगा, लेकिन दिशा उनकी विपरीत होगी। और इसी प्रकार ये संवेग संरक्षण की बात करें
तो यदि किसी निकाय या दो या अधिक वस्तुओं पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं है तो इस निकाय का कुल संवेग कैसा रहता है? संरक्षित रहता है। ठीक है, इसकी व्याख्या देखो। मान लीजिए दो वस्तुओं का एक निकाय है तथा इस निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है, तो दोनों वस्तुएं आपस में एक दूसरे पर बल लगाने के लिए स्वतंत्र रहती हैं। ऐसी स्थिति में दो वस्तुओं का कुल संवेग नियत रहेगा। यदि किसी वस्तु का संवेग बढ़ेगा तो दूसरी वस्तु का संवेग कम हो जाएगा। ठीक है, चलो इस प्रकार ये आपका जो चैप्टर है वो उससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु और हमने प्रश्नों पर बहुत चर्चा की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार के अन्य वीडियो भी आपको मिलते रहेंगे, इसीलिए आप संदीपनी क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करके रखें। वीडियो देखने के लिए आपने इतना समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।